नाम अटल, काम अटल, विश्वास अटल, कर्म अटल और इसके अलावा उनके शख्सियत की जो भी बात की जाए वो अटल रही है और हमेशा से अटल रहेगी और इसीलिए उनका स्मारक का नाम है सदैव अटल। वाजपेयी जी को जो लोग जानते हैं वो यही मानते हैं, तमाम लोग हिंदुस्तान में, कि वो एक ग्लोबल लीडर थे इवन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। जो उनके घोर विरोधी थे वो भी कहते थे वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, राजनेता तो बहुत अच्छे हैं, गलत पार्टी में। ये लाहौर बस यात्रा ऐसी थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जाएं या ना जाएं इसको लेकर बड़ा विवाद था। कुछ लोग चाहते थे वो जाएं, कुछ लोग चाहते थे वो नहीं जाएं। पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान ने फिर से कुछ गलत हरकत कर दी या पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात कर दी जिसके बारे में जो है वो हम जवाब देना मुश्किल होगा। तो पहले वो झंडी दिखाना चाहते थे दिल्ली से, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम बना कि वो जाएंगे अमृतसर और अमृतसर से इस बस को झंडी दिखाएंगे। जब प्रधानमंत्री अमृतसर पहुंचे तो नवाज शरीफ का उनके पास फोन आया और नवाज शरीफ ने उनको फोन करके कहा तो पाकिस्तान में भी जो शख्स चुनाव जीत सकता हो भारत का प्रधानमंत्री रहकर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई एक महिला पत्रकार पाकिस्तान की थी, उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि वो उनसे शादी कर ले। दहेज में मेरा पूरा पाकिस्तान चाहिए। उनको जानकारी थी कि राष्ट्र के किस हिस्से में क्या, मतलब वो एक क्या दिक्कत है? क्या तो अगर भारत में उस धर्म को जिंदा रहना है, भारत में उस धर्म को रहना है, तो अपनी पद्धति, अपनी शैली, अपनी सोच बदलनी होगी। वो विश्वास मत प्राप्त कर सकते थे एक वोट से, जब वो हारे थे। कि वाजपेयी जी ने राहुल गांधी को सोनिया गांधी के कहने पे कोई एक मामला था जिसमें उन्होंने बचाया था। नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत क्षमता थी। अगर उनकी वाजपेयी सरकार ने इस बात को माना था कि हाँ करगिल में हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ था। संघ और भाजपा के बीच में संबंध ठीक नहीं है कि वाजपेयी जी आइसोलेट हो गए थे, भाजपा आडवाणी जी के साथ खड़े हो गए थे। कि एक बार एक चुनाव वो हार गए, बुरी तरह से हारे, तो बोलना क्या करना है अब, तो बोले चलिए रीगल में चलते हैं पिक्चर देखने। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो नरेंद्र मोदी को बदलना चाहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर। तो वो इस बात से बेहद निराश थे कि क्यों चुनाव पहले हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था पता नहीं समय से पहले क्या हो जाए। और जब वाजपेयी जी से पूछा गया कि आपने समय से पहले चुनाव के लिए हामी क्यों भर दी, नहीं मैं भी कंफर्म था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ये चुनाव जीत जाएंगे। क्योंकि उसके बाद वो मनाली चले गए थे। मनाली में काफ़ी दिन रहे थे क्योंकि वो अपना गर्मी की छुट्टी का एक हफ्ते या 2 हफ्ते वो मनाली में गुजारते थे। कार्यक्रम तो आपका अच्छा है पर राजनीति बहुत करता है। और ऐसा कोई दूसरा अटल आज के दिन में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं कोई दूसरा अटल? और निजी जीवन उनका हमेशा से, उनकी खास करके शादी नहीं किए हुए थे, कई अफेयर्स के बारे में चर्चा हुई, कई उनकी जो वैसे तो ब्राह्मण थे लेकिन मीट मछली के, मैंने सुना नॉन वेजिटेरियन फूड के बहुत ही शौकीन थे वो। तो अगर अलग अलग पॉइंट्स बनाने हो, अटल अलग क्यों थे, तो क्या क्या पॉइंट्स आप बनाएंगे? उन्होंने आके राजमाता जी को कहा था कि हम अपना दूरदर्शन बना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, ये हमारी बातों को दिखाते नहीं है। लेकिन जो सबसे मुश्किल होता था, अगर वो आपको कोई बात नहीं कहना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कह सकते, तो फिर आप उनसे वो बात नहीं निकाल सकते हैं। कि और अटल जैसे लोग जो हैं राजनीति में रहें, उनके जैसे लोग राजनीति में आए और नहीं तो कम से कम सीख के उस राजनीति को करें, तो मुझे लगता है देश के लिए और राजनीति के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की। नाम अटल, काम अटल, विश्वास अटल, कर्म अटल और इसके अलावा उनके शख्सियत की जो भी बात की जाए वो अटल रही है और हमेशा से अटल रहेगी। आज उन्हीं की स्मृतियों को ताज़ा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ दिलीप कुमार सिंह जी हैं, जिन्होंने बेहद नज़दीकी से अटल बिहारी वाजपेयी को देखा तो मैंने भी है। उनके पूरे प्रधानमंत्रित्व काल को जो है मैंने बड़े नज़दीकी से कवर किया है। तो आज थोड़ी गपशप हो जाए अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में, उनकी खास अंदाज के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, उनके शब्दों के बारे में, उनके लंबे लंबे पॉजेस के बारे में, उनके शायराना अंदाज के बारे में, उनके जो कवि वाले अंदाज होते हैं उसके बारे में। तो दिलीप सर, कैसे याद आते हैं आज अटल जी आपको? नहीं, आपने काफ़ी सारे जो शब्द बोले अटल जी, एक्चुअली अटल ही आज भी हैं, अटल बिल्कुल, अटल भी अटल रहेंगे।
आप और इसीलिए मैंने उनका तो- स्मारक का नाम है सदैव अटल। सदैव अटल। बहुत ही, जिन्होंने भी सोचा ये शब्द सदैव अटल, मुझे लगता है वो बहुत ही बेहतरीन शब्द भी है। लेकिन सर, मैं आपसे, चूँकि आप जब प्रधानमंत्री बने उस काल में सबसे ज़्यादा आप एक्टिव भी थे और लगातार पीएमओ भी, बीजेपी भी और नेशनल अफेयर्स को भी आप कवर करते थे और फील्ड में रहते थे, बिल्कुल क्लोजर टू द इवेंट्स होते थे। और वाजपेयी जी को जो लोग जो जानते हैं वो यही मानते हैं, तमाम लोग हिंदुस्तान में, कि वो एक ग्लोबल लीडर थे इंडिया के, इवन बिफोर बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल बिल्कुल। Not that when he became prime minister, before becoming prime minister, he was larger than life image and he had a acceptability beyond boundaries, not only within the political boundaries। और इंडिया में भी जो पॉलिटिक्स था उसमें भी जो उनके घोर विरोधी थे वो भी कहते थे वो व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं, राजनेता तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत पार्टी में है। ये सुनते आए, हम सब लोग सुनते हैं, आपने भी सुना होगा। मैं थोड़ा सा मैंने तो उनको एक अलग, जब वो पार्टी में, उनकी पार्टी संघर्ष कर रही थी, खास करके एक जो उनकी प्रॉक्सिमिटी थी, एक संस्थान था जहाँ में मैं जुड़ा हुआ था, तो वहाँ से कई बार उनको समझने का मौका मिला। लेकिन उससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी को कवर किया, नेशनल अफेयर्स को कवर किया और वाजपेयी जी के एज ए प्राइम मिनिस्टर कवर किया, देश नहीं दुनिया भर में कवर किया। तो दुनिया वाली जो छवि थी उनकी, उस छवि को आप कैसे देखते हैं आज? किस तरह का इंटरेक्शन हुआ और कितने यात्राएं आपने उनके साथ की? नहीं, मैंने तो दर्जनों यात्राएं उनके साथ की। मेरे ख्याल से मैंने 3 दर्जन यात्राएं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ करी होंगी एज ए प्राइम मिनिस्टर। एज ए प्राइम मिनिस्टर 3 दर्जन यात्राएं करी होंगी और मैं कई सारी यात्राओं में उनके साथ गया। लेकिन उनका जो कद था वो वाकई अटल था, वो वाकई अटल था। और जितने भी नेता उनसे मिलते थे वो इस गर्मजोशी के साथ मिलते थे, इस आत्मीयता के साथ मिलते थे कि वाकई उन्हें किसी जो है अपने एक साथी को मिलने का मौका मिल रहा है। तो मुझे इन यात्राओं के बारे में एक बात बहुत अच्छी तरह याद है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसी कई यात्राएं करी और उसमें से एक बड़ी फेमस थी लाहौर बस यात्रा। और मैं लाहौर बस यात्रा का एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा। ये लाहौर बस यात्रा ऐसी थी जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जाएं या ना जाएं इसको लेकर बड़ा विवाद था। विवाद पीएमओ के बीच था, विवाद विदेश मंत्रालय के बीच था। कुछ लोग चाहते थे वो जाएं, कुछ लोग चाहते थे वो नहीं जाएं। तो ये विवाद लगातार चल रहा था और इस विवाद की जड़ बहुत गहरी थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता था कि हम जाएंगे पाकिस्तान जाने के बाद पाकिस्तान ने फिर से कुछ गलत हरकत कर दी या पाकिस्तान ने ऐसी कोई बात कर दी जिसके बारे में जो है वो हम जवाब देना मुश्किल होगा, तो वो बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। तो इसी के चलते जो है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को हरी झंडी नहीं मिल रही थी। इसकी शुरुआत हो गई थी जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे यूएन जनरल असेंबली के अंदर, और इसके बाद ये बातचीत टलती रही। मेरे ख्याल से जनवरी या फरवरी के अंदर ये यात्रा हुई थी। और इस यात्रा के दौरान जो है प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बना, उनका पहला कार्यक्रम बना कि वो जाना चाहते हैं, पहले वो झंडी दिखाना चाहते थे दिल्ली से, लेकिन बाद में उनका कार्यक्रम बना कि वो जाएंगे अमृतसर और अमृतसर से इस बस को झंडी दिखाएंगे और बस जो है अमृतसर से लाहौर जाएगी। आपको पता है अमृतसर से लाहौर की दूरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री अमृतसर पहुँचे तो नवाज शरीफ का उनके पास फ़ोन आया और नवाज शरीफ ने उनको फ़ोन करके कहा कि मालिक आप दर तक आएंगे पर घर नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। दर का उनका मतलब था कि वो अमृतसर तक आ रहे हैं लेकिन वो लाहौर तक नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो अटल जी ने जो है वो उनकी बात मानी और वो उनके घर तक गए। तो ये एक बड़ी बात थी जिसमें मुझे लगा कि कितना बड़ा प्रीफिक्स नहीं था कि लाहौर जाएंगे, ये फिक्स नहीं था, झंडी दिखा के वापस आ जाएंगे, ये ऐसा था। कार्यक्रम यही बना था लेकिन उस एक फोन कॉल की वजह से सिर्फ एक फोन कॉल की वजह से कि दर तक आएंगे पर घर नहीं आएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मेरे ख्याल से उसी एक फोन कॉल की वजह से ये पूरा का पूरा कार्यक्रम बदला था और प्रधानमंत्री बस में बैठ के लाहौर गए थे और उनके साथ कैसे कैसे लोग गए थे। कपिल देव गए थे, देवानंद गए थे, ऐसा कई सारी जो सेलिब्रिटीज थे वो उनके साथ गए थे, लाहौर तक गए थे। और देवानंद तो लाहौर के कॉलेज के अंदर पढ़े हुए थे, हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो हमने ये तमाम चीज़ें देखी उस जमाने में
और मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रांग एग्जाम्पल है कि कैसे चाहते थे लोग कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके देश में आए, उनके देश में उनका स्वागत हो। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब जो बात हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के बारे में, परवेज़ मुशर्रफ का भी कमोबेश यही किस्सा था। परवेज़ मुशर्रफ भारत आए, परवेज़ मुशर्रफ जाना चाहते थे अपने हवेली के अंदर, और जब वो हवेली के अंदर गए तो हवेली के आसपास के लोगों ने बोला कि साहब आप यहाँ से चुनाव लड़ जाओ। वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर बस यात्रा के वक्त बोला गया था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ जाओ तो देखिए कितना अच्छा होता है, आप यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। तो पाकिस्तान में भी जो शख्स चुनाव जीत सकता हो भारत का प्रधानमंत्री रहकर, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? तो जब जब ये निर्णय हुआ और गए, और जो निर्णय नहीं हो रहा था जिसको आप बता रहे थे, तो वो मतलब पार्टी के तरफ से ही था, आंतरिक था, या लार्जर पॉलिटिकल एक था कि वाजपेयी जी को नहीं जाना चाहिए? मेरे ख्याल से वो ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के अंदर था, और ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस तरीके से क्योंकि अटल जी जाना चाहते थे। एक इंटरव्यू आया था एक अखबार के अंदर जिसमें नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री को बुलाया था, और वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनके देश के अंदर जाएं। ये दोनों चीज़ें थी, लेकिन ये लड़ाई मेरे ख्याल से जो आईएफएस लॉबी थी और आईएएस लॉबी थी, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वर्सेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो लड़ाई हमेशा चलती रहती है, उसी लड़ाई के चलते ऐसा सब कुछ हुआ था। जो आपने कहा, जैसे आखिरी में चले तो गए ही, एक बड़ी हमने सुना था कि कोई एक महिला पत्रकार पाकिस्तान की थी, उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि वो उनसे शादी कर ले। ये किस्सा क्या था और कहाँ पे एग्जैक्टली ये चीज़ें हुई थी कि शादी कर लीजिए और मुझे जो है मुँह दिखाई में आप कश्मीर दे दीजिए? ये बहुत बहुत दिलचस्प किस्सा है और हंसने वाला किस्सा है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा था जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सवाल पूछा गया था, तो लोगों को ऐसा लगा था अब इसका क्या जवाब देंगे, अब तो जो है हमने जो है इनको हिट विकेट कर दिया है या क्लीन बोल्ड कर दिया है, जो भी आप कहें, जिस हिसाब से भी आप इसको लेना चाहें। तो ये किस्सा लाहौर का है। जब पहले दिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर पहुंचे तो उनका एक कार्यक्रम मीनारे पाकिस्तान के अंदर था। इसके अलावा एक इंटरेक्शन था जिसमें लाहौर के प्रबुद्ध जन थे और उसके अलावा कुछ पत्रकार शामिल थे, और उसमें कुछ सवालों को लेने की इजाज़त दी गई थी। आप भी थे वहाँ पे? मैं नहीं था वहाँ पर, क्योंकि मैं गया था इस तरफ तक, क्योंकि मेरा उसमें एक लालच था, क्योंकि मैं उस तरफ जाता तो मुझे सिर्फ दिन की एक स्टोरी करने को मिलती, और मैं इस तरफ रहता था। मैंने 7 स्टोरी करी थी और 9 मेरे पीस-टू कैमरा उस दिन चले थे मेरे उस वक्त के कार्यक्रम में जिसके अंदर मैं काम किया करता था। तो मैं जानबूझकर इस तरफ रहा था, मैं लाहौर तक नहीं गया था, क्योंकि लाहौर जाने में वो 6:30 के आसपास लाहौर पहुंचते, और तब सैटेलाइट अपलिंकिंग और बाकी चीज़ों की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि हम तुरंत वहाँ से लाइव फीड भेज सके। तो हमको भी वहाँ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता, वहाँ के नेशनल ब्रॉडकास्टर यानी पाकिस्तान टेलीविजन पीटीवी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता। तो मैंने डिसीजन किया कि मैं लाहौर न जाके मैं जाऊँगा वाघा तक, और वाघा तक जाके मैं अच्छी सारी स्टोरीज करूंगा। तो मैंने 7 स्टोरीज करी थी और 9 पीस-टू कैमरा उस दिन मेरे पास लगे थे। मैं वहाँ पर नहीं था, लेकिन मुझे वो किस्सा बहुत अच्छी तरह याद है। मैंने उसको देखा था, और उसको देखने के बाद जो है मैंने हंसते हुए ये कहा था कि अटल जी के हत्थे पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। तो अटल जी ने जो है वो जो महिला पत्रकार थी, उन्होंने उससे पूछा कि देखिए आप तो शादीशुदा नहीं हैं, आप जो है कुंवारे हैं और मैं भी कुंवारी हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन शादी में मैं मुंह दिखाई में आपसे कश्मीर लेना चाहती हूँ। तो अटल जी हंसे, और फेमस पॉजेस जो होते थे उनके अटल जी के, वो फेमस पॉज उन्होंने लिया। उसके बाद लोगों को लगा कि भाई ये तो गुगली सवाल है, ये ऐसा गुगली सवाल है कि या तो इस पे हिट विकेट होना पड़ेगा या क्लीन बोल्ड होना पड़ेगा। लेकिन अटल जी तो अटल जी ठहरे। तो अटल जी ने क्या किया, अटल जी ने तुरंत जवाब दिया अपनी, उन्होंने गर्दन झुकाई, गर्दन झुका के ऐसा उन्होंने खड़ा किया और उन्होंने जवाब दिया कि देखिए शादी तो मैं आपसे कर लूँगा, लेकिन दहेज में मेरा पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो उसके बाद जो है वहाँ पे इस तरह का माहौल बन गया। कुछ लोग हंसे, जो इंडियन डेलीगेशन था वो पूरा हंसा, उन्होंने तालियां बजाई, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको जैसे सांप सूंघ गया कि भाई कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आके हमसे पाकिस्तान कैसे मांग सकता है। तो उनका पूरा सांप सूंघ गया था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका कैसा इंटरेक्शन था उनके साथ, और आप कब इंटरेक्ट कर पाए उनसे, और कैसा कौन सा वो समय था जिस दौर में आपकी उनसे बातचीत हुआ करती थी?
पहली बार मुझे याद है 91 में, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और ये भारतीय जनता पार्टी में थे। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, चूँकि आडवाणी जी और वाजपेयी जी, राजमाता जो थी विजयराजे सिंधिया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी तो अब हैं, आडवाणी जी भी हैं। तो उस समय उनके यहाँ जो बैठकें हुआ करती थी, तो तब टेलीविज़न चैनल नहीं था, वीडियो मैगजीन होता था। टेलीविज़न चैनल 93-94 में शुरू हुआ देश में, सिर्फ दूरदर्शन पे था, दूरदर्शन पे कुछ प्रोग्राम्स थे। तो मुझे वीडियो मैगजीन के लिए पहली बार मैं वाजपेयी जी के घर पे गया था। पहले मैं बीजेपी दफ्तर में ही गया था। मैं पहली बार जो मुझे बहुत एक्साइटेड था, मुझे समय मैंने बोला था तो बोला कि आ जाइए, लेकिन मुझे पहुंचते पहुंचते थोड़ी देर हुई। प्लस मैं गया, उस समय वो कैमरा अलग होता था, रिकॉर्डर अलग होता था, सारी चीज़ें अलग अलग होती थी सेटअप करने में। तो बोला भाई बहुत देर लगेगी आपको, मुझे कहीं जाना है, तो ऐसा करो कल आ जाना। तो मैं बड़ा उदास सा हुआ फिर, लेकिन कोई नहीं, मैं गया अगले दिन। और उन्होंने बोला कि क्या क्या बातचीत करना चाहते हो, ये तो तुमने बताया नहीं। तो मैंने कहा कि जैसे दिल्ली राज्य को लेके कुछ चीज़ें थी। बोलता है इसमें तो बहुत बार ये सब प्रयोग हो चुके हैं। और फिर उन्होंने कहा, सवाल जवाब देने के बाद उन्होंने कहा बैठो। तो उन्होंने पूछा कहाँ के रहने वाले हो? तो मैंने बोला बिहार का। तो बोला कहाँ बिहार में? मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ उनके बारे में लगी, और वो दिल जिसको कहते हैं, तो मैंने उनको बोला कि मैं मधेपुरा है वहाँ का रहने वाला हूँ। बोलता ये तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, उनकी जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ तो काफ़ी दिन तक पानी रहता है, पढ़ाई लिखाई में भी काफ़ी दिक्कत होती है, तो स्कूलिंग कहाँ से किया? तो इस इलाके के बारे में पहली बार दिल्ली में किसी ऐसे राष्ट्रीय नेता के मुंह से मैंने सुना कि आप जहाँ से आते हैं वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उनको जानकारी थी कि राष्ट्र के किस हिस्से में क्या, मतलब वो एक क्या दिक्कत है, वो एक जिसको कहते हैं एकदम छू लेने वाली बात थी। दूसरी चीज़, उनका एक भाषण था, वो हम कवर करने गए थे। उस समय अगेन टेलीविज़न तब नहीं था। तो जो लोग मानते हैं कि वाजपेयी जी वो थे एक सॉफ्ट स्पोकन नेता थे, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, प्रवीण तोगड़िया जी हों, या कोई भी हो, उनके बोलने की शैली और जो वो बोलते थे, मुझे याद है उन्होंने जिस बात को कहा था कि जो लोग मूर्ति तोड़ने में यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, हिंदुस्तान में उनको अपनी ये पद्धति बदलनी होगी। अगर उनको हिंदुस्तान में रहना है तो ये सोच, ये पद्धति, ये शैली बदलनी होगी। और जिस तरह से उन्होंने कहा, मेरे वो शब्द हो नहीं सकते हैं। वाजपेयी जी अद्भुत वक्ता थे, अद्भुत उनकी शैली थी, इतना प्रभावी ढंग था। मैं उस बिल्कुल अद्भुत थे। अब आप सोचिए कि उन्होंने जिस तरह से कहा था, फिर उन्होंने एक और उनका बड़ा फेमस, मुझे उस दिन भी मैं वहाँ पे था, कि जो लोग कहते हैं कि क्या सबूत है राम यहीं पैदा हुए थे, तो बोला तो एक काम करो, अंग्रेज चले गए, अब जज जो हैं हिंदुस्तानी हैं, अब किसको लाओगे, तो फिर से अंग्रेज को बुला लो। इस तरह का उन्होंने कहा था। तो वो जो उनकी शैली थी और जो बात वो कहते थे, मुझे नहीं लगता उतने पावरफुल कोई वक्ता, मैंने ये दोनों चीज़ें, खास करके जो लोग कहते हैं कि बहुत सॉफ्ट थे, ये दोनों चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने बहुत साफ उन्होंने कहा। हाँ, वो शब्द नहीं थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि भाई अगर आप मूर्ति तोड़ने वाले हैं, आप मानते हैं किस धर्म को, और ऐसे धर्म को मानते हैं जो मूर्ति तोड़ने में यकीन रखता है, तो अगर भारत में उस धर्म को जिंदा रहना है, भारत में उस धर्म को रहना है, तो अपनी पद्धति, अपनी शैली, अपनी सोच बदलनी होगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी रही जो रहा। उसके बाद तो जब वहाँ पे नरसिम्हा राव सरकार 95 में वहाँ पे चीज़ें बदलना शुरू, जब जितने 95 के ऑनवर्ड्स लेके 98-99 तक का जो टर्बुलेंस था कि बहुत कम समय के लिए देवेगौड़ा, फिर आई.के. गुजराल, फिर चंद्रशेखर, फिर वो चीज़ें, और उसके बावजूद कि वहाँ पे इतनी सारी टर्बुलेंस के बीच में वाजपेयी जी अटल थे। कभी भी उनको हमने नहीं देखा कि बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेके, जैसे उनसे लोग जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, वो बताते थे
सुनते थे। लेकिन जो सबसे पहले जब मुझे जो याद है, मुझे लगा कि वो आराम से जिस काम को वो कर सकते थे, वो विश्वास मत प्राप्त कर सकते थे एक वोट से, जो जब वो हारे थे। और कई लोग थे, कई सांसद को मैं जानता हूं जिन्होंने ऑफर किया था कि हम वोट करेंगे अगर मुझे बोला जाए। मुझे नहीं पता उन्होंने, दीपक जी, क्यों नहीं उस वोट को जीतने के लिए उन्होंने कहा कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे अपने विचारधारा से। ये आप अगर जानते हो तो दर्शक के लिए बेहद ज़रूरी जानना है कि आखिर वो जीत सकते थे। आप भी जानते हैं कि एक वोट उनके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं, हम समझौता नहीं करेंगे विचारों में। तो वो क्या था, ये मैं समझना चाहूँगा। मेरे ख्याल से जो जानकारी मेरी है, एक जगह उनका मामला गड़बड़ा गया था, और वो गड़बड़ाया था बीएसपी के साथ। बहुजन समाज पार्टी ने जो है वो उनको वादा कर दिया था, और ये वादा कई लेवल पे किया गया था। ये किया गया था कि बहुजन समाज पार्टी अगर उनको वोट नहीं करेगी, यानी विश्वास मत के समर्थन में वोट नहीं करेगी, पहले तो वो विश्वास मत होना ही नहीं था। वो विश्वास मत इसलिए नहीं होना था क्योंकि वो चाहते थे कि अपोजिशन अविश्वास मत लेकर आए, अगर उनको लगता है कि हमारा बहुमत कम हो गया है। तो अगर अविश्वास मत आ जाता और अविश्वास मत जो है वो गिर जाता सदन के अंदर, तो 6 महीने तक सरकार को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। सदन के नियम ऐसा कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के बाद आपको किसी तरह की दिक्कत 6 महीने तक नहीं होती है। लेकिन तब के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने उसको विश्वास मत में तब्दील कर दिया, और अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहा कि आप विश्वास मत लेकर आइए और आप विश्वास प्रस्ताव लाइए और सदन के अंदर इसको जीतिए। अटल जी चाहते तो इसके लिए वो थोड़ा मना भी कर सकते थे, एक पॉलिटिकल आंदोलन भी खड़ा कर सकते थे, एक ये भी बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे विश्वास मत लेने को कहा गया है तो मैं विश्वास मत लेके आऊँगा। लेकिन हुआ क्या सर? हुआ ये कि विश्वास मत आया। विश्वास मत आने के बाद आपको पता है बड़ा फ्रेगमेंटेड हाउस था उसके अंदर, और उस फ्रेगमेंटेड हाउस के अंदर जो है कई तरह की चीज़ें थी, कई तरह की बातें थी, कई तरह की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी। उसमें एक किस्सा आपको सबको पता है, जो सबको सार्वजनिक है, कि गिरधर गुमांग के एक वोट के कारण वो सरकार गिरी। दूसरा किस्सा किसी को नहीं पता है, वो वोट था सैफुद्दीन सोच का। सैफुद्दीन सोच यानी जो पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को समर्थन दे रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 वोट थे, एक वोट था उमर अब्दुल्ला का, दूसरा वोट था सैफुद्दीन सोच का। ये दोनों वोट अटल बिहारी वाजपेयी को पड़ने थे। गिरधर गमांग का एक वोट था जो कांग्रेस के साथ था, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, ये वोट उनको पड़ना था। अब यहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ कहाँ हुई कि नॉर्थ ईस्ट के एक सांसद थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अरुणाचल के थे, उनके साथ जो है निगोशिएशन नहीं हो पाई। आप जैसे कह रहे हैं ना कि कुछ सांसद वोट देना चाहते थे, वोट नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास कोई जाके ये बोलने नहीं गया कि भैया हमको वोट दे देना तो हमारी सरकार बच जाए। तो ये भी एक बड़ी बात थी, और इसी के चलते जो है उनका वोट अटल बिहारी वाजपेयी के खाते में नहीं पड़ा। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो बहुजन समाज पार्टी थी, उस बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया, उस बहुजन समाज पार्टी ने आखिरी मोमेंट पे मायावती हाउस के अंदर चिल्लाने लगी। तब आरिफ मोहम्मद खान भी सांसद होते थे, जो आज की तारीख में बंगाल के बिहार के गवर्नर है। वो चिल्लाने लगी, लाल बटन दबाइए, लाल बटन दबाइए। लाल बटन मतलब अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट देना। तो अगर मायावती ये उस दिन नहीं करती तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं गिरती। अगर वो एब्सटेन कर देती, अगर वो सरकार के समर्थन में वोट कर देती, वो भी नहीं गिर देती। लेकिन सरकार तब भी नहीं गिरती अगर गिरधर गुमांग वोट दे देते और सैफुद्दीन सोच सरकार के समर्थन में वोट कर देते, तब टाई होता। और टाई होने की स्थिति में जीएमसी बाल्योगी का वोट होता, और जीएमसी बाल्योगी के वोट के चलते अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बच जाती। एक कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि शायद वो सरकार बचाना ही नहीं चाहते थे। ये इस पे कोई आपको मतलब कि एक ये था कि अगर सरकार एक वोट से गिरती है तो आप पब्लिक परसेप्शन में ये रहेगा कि नहीं, अब आवश्यकता है कि एक प्रचंड बहुमत के साथ उनको लाया जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें कि प्रचंड बहुमत के साथ वो फिर से आएंगे, ये आफ्टर थॉट था। जब सरकार बचाने की कोशिश हो रही थी तो पूरे दिल से हो रही थी कि किसी भी हालत में। प्रमोद महाजन उस समय
नियंत्रण में थे। प्रमोद महाजन, रंगराजन कुमार मंगलम, ये दो लोग थे जो नियंत्रण में थे। बाकी लोग मैनेजमेंट कर रहे थे, जसवंत सिंह भी कर रहे थे, अटल जी भी अपने, आडवाणी जी भी अपने लेवल पर कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे। पर ये जो दो लोग थे वो प्रमोद महाजन और रंगराजन कुमार मंगलम, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, रंगराजन कुमार मंगलम उस वक्त पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, और प्रमोद महाजन तो आपको पता है वो सब हर तरह का मैनेजमेंट जो है वाजपेयी जी की सरकार के अंदर किया करते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है दीपक जी, जो कि आपने उस चीज़ को कहा है, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि विदेश और देश में राहुल गांधी को लेके एक किस्सा हर जगह सोशल मीडिया से लेके कई जगह ये जो यूटियंस डली है, बाहर में भी ये राजनीतिक चर्चा में, कि वाजपेयी जी ने राहुल गांधी को सोनिया गांधी के कहने पे कोई एक मामला था जिसमें उन्होंने बचाया था, और जो मुझे सुनाई दिया था, आप उसको कंफर्म करें, उन्होंने कहा था कि भारत देश के किसी भी नेता की छवि, क्योंकि गांधी परिवार के थे, तो कोई भी नेता की छवि दुनिया में, बाहर में, विदेश में उसकी छवि धूमिल नहीं करना है। जबकि कई लोग, जब ये मामला पहुंचा तो कई लोगों की ये राय थी कि नहीं, ये होने दीजिए, डिफेम होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, उनको बचाना चाहिए, और भारत, अगर किसी भी भारत के नेता की छवि धूमिल होती है तो वो भारत की छवि धूमिल होती है, तो ये ठीक नहीं है। आज हम देखते हैं लगातार कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पे, विदेश पे जब जाते हैं वहीं से हमलावर होते हैं। तो क्या एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी सच्चाई है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बचाया, किसी भी मामला जो भी हो, लेकिन उसमें बचाया गया। मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं 100% श्योर ये बात कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये बात मैंने भी सुनी है और इसके कई सारी चीज़ें मेरी भी आंखों के सामने से गुजरी है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूँ सर, ऐसा क्यों होता है कि राहुल गांधी विदेशों में जाके सरकार की आलोचना करते हैं, विदेशों में जाके सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते हैं? ये उनकी क्या सोच है, ये उनकी क्या मेंटेलिटी है, या वो जो प्रधानमंत्री करते हैं, जैसे उन्होंने जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन में किया, जो सैन होजे में उन्होंने जो सिलिकॉन वैली के अंदर जो कार्यक्रम किया, या फिर उन्होंने जो बाकी कार्यक्रम किए, वो उसको रिप्लिकेट करने के चक्कर में, कहते हैं ना नकल में भी अकल लगती है, तो वो अकल उन्होंने इस्तेमाल नहीं की, लेकिन नकल में जो है बाकी चीज़ें लगा दी। राहुल गांधी की इस रणनीति के बारे में देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के जो भी उनके साथ आज राजनीतिक रूप से सलाहकार हैं, उसमें एक सैम पित्रोदा जी हैं, और सैम पित्रोदा जी राजीव गांधी के मित्र थे। उनकी जब भी राहुल गांधी आप देखेंगे, जब भी कुछ बोलते हैं विदेश की ज़मीन से, तो वो हेडलाइन डेफिनेटली बनता है। तो लेकिन मुझे नहीं लगता है ये सिर्फ हेडलाइन ग्रैब करने के लिए चीज़ें होती है। मुझे लगता है कि जो लगातार कांग्रेस के, अगर देखें कि सिर्फ वोट सिमट नहीं रहा है, बल्कि अगर देखें कि एक लार्जर लेवल पे जो लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, और पार्टी के सामने एक चुनौती है। तो जो भी मुझे लगता है सलाहकार हैं, उनके कारण ही, क्योंकि अदरवाइज़ राहुल गांधी के बारे में नहीं, इंदिरा गांधी के बारे में भी ऐसी बातें हमने सुना ही है और पढ़ा है कई जगह पे, कि वो भारत के बारे में विदेश की ज़मीन पे जाके खास करके कोई भी इस तरह की बात नहीं करती थी। तो राहुल गांधी इकलौते व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, जो ये शायद मेन स्ट्रीम से, ऐसे तो कई फ्रिंज पे होते हैं, अब इसके लिए डेफिनेट तरीके से, लेकिन इससे उनको फ़ायदा नहीं होता है। जो लोग भी मानते हैं कि राहुल गांधी को इससे फ़ायदा होता है, देश में हर व्यक्ति ये सवाल पूछता है कि विदेश में जाके क्यों बोलते हैं? आप तो यहाँ बोल भी सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें कहते हैं, तो क्या आप भारत के प्रति जो आपका रवैया है उस पर किसी और का असर तो नहीं है? बियॉन्ड इंडिया के जो कई शक्तियां हैं, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, कई शक्तियां हैं जो भाजपा विरोधी है, कई शक्तियां हैं जो राष्ट्र विरोधी है, ये तो कई शक्तियां अपने अपने तरह से काम करता है। लेकिन राजनीतिक विरोध आपका देश में है, तो यहाँ पे आप अपनी सरकार पे हमला बोलिए, यहाँ लोकतंत्र है, तो मुझे लोकतंत्र है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं, आप तो पार्लियामेंट में बोलते हैं, प्रियंका गांधी बोलती हैं, आप बोलते हैं, सोनिया गांधी जी बोलती हैं, तमाम लोग बोलते हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हमलावर होते हैं। तो मुझे नहीं पता है इसके पीछे रणनीति, सोच या समझ क्या है उनकी, लेकिन सैम पित्रोदा जैसे व्यक्ति भी होते हुए भी अगर बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कहीं कुछ बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन चूंकि हम लोग अटल जी को याद कर रहे हैं, इसलिए क्या आपको कुछ उसमें याद है कि ऐसा कोई वाकया था क्या ऐसा? लेकिन आपने भी सुना ही है कि कोई इसमें
कि राहुल गांधी के बारे में जो केस था, कुछ मामला था। मैंने सुना ही है, मतलब अगर आप कहें कि कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मेरे पास हैं, कुछ लोगों ने इसको सोशल मीडिया पे लिखा है, कुछ लोगों ने इसको ट्विटर पे लिखा है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए नहीं दोहराना चाहता क्योंकि मेरे पास इस बात के कोई सबूत नहीं है। जो और महत्वपूर्ण पहलू है कि मैंने सुना ये कि वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी लिख के गए थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ आप एक तो न्यूक्लियर टेस्ट करना, मैं जा रहा हूँ, आप न्यूक्लियर टेस्ट करना है। ये इसके बारे में आपने सुना है कि न्यूक्लियर के लिए, पोखरण के लिए उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने वाजपेयी जी को टिप दे के गए थे या बोल के गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। और कई जगहों पर सार्वजनिक तौर पर भी अटल जी ने न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, पोखरण के बारे में इस बात को बोला है। दरअसल हुआ ये था कि प्रधानमंत्री के बाद एक कस्टमरी, प्रधानमंत्री बनने के बाद एक कस्टमरी बात होती है कि आप पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उनसे मिलने जाते हैं। तो जब पूर्व प्रधानमंत्री से मिलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी गए तो नरसिम्हा राव उनके साथ थे। उनके बीच बहुत गहरी और अच्छी दोस्ती थी। नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत छनती थी। अगर मैं इसको देसी लैंग्वेज में कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, उनके बीच में बड़ी छनती थी। तो उन्होंने उनको ये बताया कि देखिए अटल जी, मैं न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहता था, मैं उसके करीब तक पहुंच गया था, लेकिन बाद में अमेरिका के दबाव में वो टेस्ट मैं नहीं कर पाया। ये उन्होंने उनको साफ साफ कहा था। और लेकिन अब आपको ये करना है, क्योंकि तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसमें बात आ चुकी थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आती है तो न्यूक्लियर टेस्ट करेगी। और इसी के चलते ये बात पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को बोली थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सुना, और अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल सुना बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी, और ये भी दिखाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के बाकी पार्टी के लोगों से रिलेशंस कैसे थे। चंद्रशेखर जी से बहुत अच्छे थे उनके रिलेशन। मुझे याद है कि चूँकि वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उसके बाद जब वो रिटायर किए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, और हमने एक कार्यक्रम किया था पार्लियामेंट में। उसी पुस्तक का जो है रिसाइटल, पोएम का जो उन्होंने लिखा था उसका रिसाइटल था। तो सारे लोग, चंद्रशेखर जी, गुजराल साहब, देवेगौड़ा, सब लोगों ने उस पर इनवाइट पे साइन किया था, और वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था। तो उस समय जब मैं मुझे याद है कि उस समय ये 2004 आने वाला था, जो 2003 की बात है। तो उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वीपी सिंह जी का कविता पाठ पार्लियामेंट में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं उस दिन नहीं हूँ, आप कभी इस तरह की बातें हुई थी। तो उनका जो है तमाम लोगों के साथ, न सिर्फ नरसिम्हा राव के साथ बल्कि बियॉन्ड, चाहे पार्टी के किसी भी दल के नेता हो, कोई भी, मैंने नहीं सुना है किसी दल के नेता ने भी वाजपेयी जी को के बारे में निजी तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे कोई हमला किया हो। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग सा पक्ष जो मुझे आज भी समझ में नहीं आया, 2003 और 4 की बात करें, जब वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से जाने के बाद क्या हुआ सबको पता है। कारगिल हुआ, कारगिल के बाद आगरा, आप दोनों जगह थे, कारगिल में भी थे, आगरा में भी थे। तो क्या भारत में खास करके कारगिल के लिए बोला जाता है कि वो बहुत बड़ा फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर था, और ये फेलियर जो है उनके प्रधानमंत्री रहते हुए एक बड़ा, 2 फेलियर की बात हम कहते हैं, एक वो और एक पार्लियामेंट अटैक, दोनों चीज़ें। और आप थे वहाँ पे, क्या जानकारी है वाजपेयी जी से? कभी इस पे चर्चा हुई, कभी आपकी बातचीत हुई उनसे? नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मेरी कभी उनसे बातचीत नहीं हुई, क्योंकि बहुत गंभीर विषय था, और इसको सतही तौर पे किसी से डिस्कस कर लिया जाए, वो भी देश के प्रधानमंत्री से, ये बड़ा मुश्किल मामला था। लेकिन मैं ये बात ज़रूर जानता हूँ कि वाजपेयी सरकार ने इस बात को माना था कि हाँ, करगिल में हमारा इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ था। आपको याद होगा, जो आज की तारीख में विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनके पिता जो हैं सुब्रमण्यम साहब, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसने इस बात की जांच की थी कि क्या कारगिल में किसी तरह का इंटेलिजेंस फेल्यूर था। और जहाँ तक पार्लियामेंट अटैक की बात है, मुझे लगता है सर कि पार्लियामेंट अटैक में भी इंटेलिजेंस फेल्यूर तो था। अगर इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं होता तो इस तरह की हरकत या इस तरह का बड़ा आतंकवादी हमला होता नहीं। लेकिन आपको ये भी एक ऐसा व्यक्ति आप देखिए जो न्यूक्लियर टेस्ट करके इंडिया को वहाँ पे लेके गया जहाँ पे दुनिया की 5 ताकतें 4 ताकतें दुनिया में, बहुत कम देश के पास ये कैपेबिलिटी थी। एक तरफ 2 ऐसे फेलियर्स उनके काल में हमने देखा कि एक कारगिल में और दूसरा
पार्लियामेंट अटैक के समय में। और पार्लियामेंट अटैक के बाद जिस तरह से उन्होंने एक पूरा कि नहीं, भारत जो है हमला करने के लिए तैयार है, एक तरह से पूरी स्थिति यही बनी थी। आज हमने देखा कि हमले हुए भारत में, और जाके प्रधानमंत्री मोदी हैं, आज उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, उन्होंने हमले, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन वाजपेयी जी ये नहीं कर पाए। अगर आप तीन चीज़ को देखते हैं तो, और इतना क्लोजली वाजपेयी जी को आप 3 दर्जन से ज़्यादा आप विदेश यात्रा में रहे, लगातार एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको कवर करते रहे, लगातार उनको आपने एज ए बीजेपी लीडर आपने कवर किया। कौन से वो कारण है जो जबकि दोनों हमले बहुत ही, कारगिल से लेके और पार्लियामेंट अटैक। देखिए, मैं सबसे पहले करगिल की बात बताता हूँ। करगिल में हमने बदला ले लिया। करगिल में हमने बदला कैसे लिया कि करगिल में टाइगर हिल तक के ऊपर तक लोग पहुंच गए थे, बाकी जो चोटियाँ थी उस पर लोग थे, हमने उनको निकाल के खदेड़ दिया था। हमको जब ज़रूरत पड़ी तो हमने उसके ऊपर, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, सप्रू हाउस में तब के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का एक कार्यक्रम चल रहा था, और सप्रू हाउस के अंदर, उस कार्यक्रम के अंदर मैं मौजूद था, और तब ये खबर आ चुकी थी कि भारत में जो LOC के पास जो चोटियाँ हैं उसके ऊपर जाकर पाकिस्तान के लड़ाके या पाकिस्तान की आर्मी जाके छुप चुकी है। तब हमने उससे पूछा था और उन्होंने ये जवाब दिया था कि ज़रूरत पड़ी तो हम इसके ऊपर जो है सर्जिकल स्ट्राइक, माफ़ कीजिएगा, एयर स्ट्राइक करेंगे। और भारत ने वो एयर स्ट्राइक करी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। शुरुआत में एयर स्ट्राइक शुरू हुई और बाद में जो है काउंटर अटैक हुआ। वो ज़मीन से लोग गए, और ज़मीन से जो जा रहे थे उनको ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी कि उनका वापस आना श्योर नहीं है, क्योंकि एक तरफ चोटियों पर लोग बैठे थे और दूसरी तरफ हम नीचे से जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि वॉरफेयर के अंदर जो आदमी चोटी पर बैठा हो, स्ट्रैटेजिक पोजीशन उसकी होगी, और हमारे जो लोग नीचे से जाएंगे वो सीधे उनके निशाने पर होंगे। लेकिन इसके बाद भी भारत ने करगिल का बदला तो पूरा ले लिया था, क्योंकि हमने युद्ध जीत के उनकी तमाम जो नापाक हरकतें थी उनको नेस्तनाबूद कर दिया था, और उन नापाक हरकतों के जो परिणाम थे उससे हमने पूरी चोटियों को अपनी खाली करा लिया था। लेकिन जहाँ तक उसके बाद चुनाव जीते, लेकिन जहाँ तक पार्लियामेंट अटैक की बात है, आप भूलिए मत उस वक्त देश और दुनिया की परिस्थितियाँ क्या थी। हमने भी पार्लियामेंट अटैक के बाद अपनी सेनाओं को सीमा पर खड़ा कर दिया था, और बहुत लंबे समय तक ये ऑपरेशन चला था। आपको याद होगा, भारतीय सेना का मूवमेंट हुआ था और भारतीय सेना ने बड़े लंबे समय तक काम किया था। लेकिन आप भूलिए मत, 9/11 हो चुका था जी। 9/11 हो चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की परिस्थितियाँ दूसरी थी। पाकिस्तान एक ऐसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर था कि 9/11 को अगर लड़ना होता अमेरिका को, तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत लगती ही लगती। पाकिस्तान की ज़रूरत के बिना वो कुछ नहीं कर पाता। वो अफ़गानिस्तान से किसी भी तरह की कोई लड़ाई नहीं लड़ पाता। तो मेरे ख्याल से एक फैक्टर वो था। एक फैक्टर ये था कि भारत उस वक्त जो है वो फाइनेंशियली उतना सक्षम नहीं था, क्योंकि तभी तब न्यूक्लियर टेस्ट होके हटे थे, और न्यूक्लियर टेस्ट के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम पे सैंक्शंस लगे, बैन लगे, और ऐसे में हम एक युद्ध छेड़ देते। मेरे ख्याल से वो परिस्थितियाँ बिल्कुल गलत थी। लेकिन ये तय है कि उन परिस्थितियों के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को घुटने पे झुकाया। एक बार आगरा शिखर वार्ता की, और आगरा शिखर वार्ता जब फेल हो गई, उसके बाद हमारा इस्लामाबाद समिट हुआ। जब सार्क समिट हुआ था इस्लामाबाद के अंदर उस वक्त, और हमने भारत पाकिस्तान से लिखवा कर दिया कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ भारत हर तरह की कार्रवाई करेगा। तो मेरे ख्याल से भारत की बहुत बड़ी जीत थी। ये फेलियर क्यों हुआ था? आप तो वहाँ आगरा में थे, ये फेलियर क्यों हुआ? जो समिट था वो मुशर्रफ के कारण हुआ, या भारत उसके लिए जो मुशर्रफ की वो क्या कौन सी वो शर्तें थी जो मूल रूप से जिसको शब्द था जिसके कारण ये पूरी दिक्कत हुई, वो था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, सीमा पार से आने वाला आतंकवाद। सीमा पार से आने वाले आतंकवाद के बाद मुशर्रफ जो जॉइंट डिक्लेरेशन था उसमें कुछ भी लिखने को राजी नहीं थे, और उसके बिना भारत को जॉइंट डिक्लेरेशन करना नहीं चाहता था। ये बहुत छोटा जवाब है, लेकिन ये सबसे सटीक जवाब है, क्योंकि मैं उस बातचीत में एक पक्ष का गवाह रहा हूँ जो ये पूरे निगोशिएशन पेपर तैयार कर रहे थे। और मैंने, मेरे ख्याल से शाम को 5, साढ़े 5 बजे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म शब्द का इस्तेमाल कर लिया था अपने लाइव इनपुट के अंदर। एक बच्चों की लगातार उस समय भी हुआ दीपक जी, और उसके पहले भी जब तक वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, एक बातचीत हमेशा एक कि भाई वहाँ पे लालू कृष्ण आडवाणी जी और वाजपेयी जी के बीच पहले ये तो था कि ये दोनों लोगों की टीम थी, लेकिन जब वो सत्ता में आए तो सत्ता के बाद
ये एक कहीं ना कहीं कि दोनों के बीच में संबंध ठीक नहीं है, संघ और भाजपा के बीच में संबंध नहीं ठीक नहीं है। और भाजपा का जो फेस था वो आडवाणी जी थे, और वाजपेयी जी जो है वो उनके बीच के संबंध ठीक नहीं थे। इस तरह की खबरें बहुत आई, आपने भी देखा होगा, आपने भी कवर भी किया होगा इस पर लाइव, और तमाम तरह की स्टोरी भी आपने। असल में मसला था इस तरह का क्या कि वाजपेयी जी आइसोलेट हो गए थे, भाजपा आडवाणी जी के साथ खड़े हो गए थे, या वहाँ पे चीज़ें जो है कि बदलना चाहिए प्रधानमंत्री को, कई चीज़ें उसमें चली, बहुत सारी खबरें आई। सच्चाई क्या है, बहुत सारी उस समय, मुझे लगता है उस समय से लेकर आज तक वो चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे कई बार देखने को मिलता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बीच किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, और मैं इस बात का गवाह रहा हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत खराब हो गई, तब जो है लालकृष्ण आडवाणी जी जाते थे, उनके कमरों में घंटों बैठते थे और अकेले बैठ के रोते थे। तो मैंने वो सिचुएशंस भी देखी है, मैंने वो परिस्थितियाँ भी देखी है जब इस तरह की बातें होती थी। और इस तरह की बातों में जो सर, नेता आपस में कभी नहीं लड़ते, टॉप मैनेजमेंट में बैठे हुए दो आदमी कभी भी नहीं लड़ते, उनके दरबारी उनको लड़वाते हैं। तो ऐसे दरबारी भाजपा में बहुत थे, दोनों तरफ से। मैं ये नहीं कहूँगा, दरबारी थे वहाँ पे, और दरबारी ये काम जरूर किया करते थे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सर कि ये कम्युनिकेशन गैप जरूर था, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी पीएम बन जाएं या लालकृष्ण आडवाणी को पीएम बना दिया जाए, ये कोशिश सिर्फ एक बार हुई थी, उसके बाद कभी नहीं। हाँ, आरएसएस से उनके संबंध जरूर खराब थे, और उसका कारण भारतीय मजदूर संघ भी था, इसके अलावा उसका कारण के सुदर्शन भी थे। और आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान, न टायर्ड न रिटायर्ड, आडवाणी जी के नेतृत्व में चलिए चुनाव की ओर। आपको याद होगा उन्होंने वीपी हाउस में बात बड़े जोर शोर से कही थी। मैं तो उस लहजे में दोहरा नहीं सकता, ना मैं उस तरह का मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ कि उसकी बात को कह दूँ। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बात उठती थी, लेकिन इस बात के तौर पे दोनों के बीच में क्या इस तरह का कोई गैप था, मैं इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार। उस बीच में एक घटना होती है, गोविंदाचार्य जी को बिल्कुल साइडलाइन पार्टी से आप एक तरह से बेदखल हो गए, वो बाहर हो गए उनको, और उसमें भी यही कहानी आई कि भाई चूंकि वो पार्टी संघ और आडवाणी जी के करीब थे इसलिए ऐसा हुआ। तो क्या वाकई इस तरह की जो आप कह रहे हैं कि वो गैप नहीं था, लेकिन ये रिपोर्ट सबसे ज़्यादा मीडिया में दो चीज़ों पे चर्चा हुई वाजपेयी जी, एक उनके स्वास्थ्य को लेके चर्चा थी, और दूसरा आडवाणी वाजपेयी के बीच के लोग डेली अखबारों से लेके मैगजीन्स में, टेलीविजन चैनल पे ये खबरें कवर स्टोरी, हाँ कवर स्टोरी खूब चल, मुझे लगता कई हेडलाइंस आपने बनाई होगी कि दोनों के बीच में दरार, दोनों के बीच में। तो ये दरार कभी नहीं थी, या दरार मतलब, लेकिन वो एक आपसी दोनों के बीच में इस तरह के संबंध थे कि वो दरार कभी वाकई नहीं। खिंचाव तो जरूर रहा होगा, मैं ऐसा नहीं कहता खिंचाव नहीं रहा होगा, खिंचाव रहा होगा। व्यक्तिगत था या राजनीतिक रूप से जो है संगठन? मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की वेवलेंथ को बहुत अच्छी तरह समझते थे। आपको याद है कि एक बार एक चुनाव वो हार गए, बुरी तरह से हारे, तो बोलना क्या करना है अब, तो बोले चलिए रीगल में चलते हैं पिक्चर देखने। तो उस तरह के संबंध जब आपके रहे हों और आप एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहे हों, तो मेरे ख्याल से परिस्थितियां बहुत दूसरी हो जाती हैं। कोई कितना भी कम्युनिकेशन गैप करने की कोशिश कर ले, वो कम्युनिकेशन गैप कर नहीं पाता सर। और मुझे ये लगता है कि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत बढ़िया संबंध थे, और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे। ये भी बिल्कुल तय एक विषय और आता है, हमेशा आप भी सुनते होंगे कि जो अभी अब प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तब मुख्यमंत्री थे, और वाजपेयी जी चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे, और आडवाणी जी ये चाहते थे बीजेपी और संघ संपूर्ण रूप से कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही मुख्यमंत्री है। क्या सच्चाई क्या है इसमें? उन्होंने जब इन्होंने कहा कि राजधर्म निभाना चाहिए, और इस बातों को लेके बिल्कुल लोगों में एक, जिसको कहते हैं स्पेकुलेशन, र्यूमर्स, और ये जो गॉसिप है, पॉलिटिकल गॉसिप जो है, बिल्कुल जोरों पे उसके बाद लगातार रहा। और ये एक बहुत, अभी तक भी अगर आप देखेंगे तो इसको हमेशा सोशल मीडिया पे, मीडिया में, खबरों में लिखा जाता है। ये इसकी सच्चाई कई लोगों ने लिखा कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो
नरेंद्र मोदी को बदलना चाहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर, और इसकी चर्चा गोवा की कार्यकारिणी में होनी थी। लेकिन गोवा की उस कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने सामने से आकर जो है अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। उन्होंने कह दिया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, और पूरी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने एक सुर में ये कह दिया कि आपको इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो मामला पूरा वहाँ तक ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, कई सारे नेताओं ने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अरुण शौरी ने, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा ने इन बातों को समय समय पर लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा करना चाहते थे। लेकिन क्या अटल जी करना चाहते थे और अटल जी ने अपने मुंह से ये बात कभी कही? उन्होंने कभी नहीं कहा। आपके संज्ञान में इस तरह की कभी कोई खबर, जो कि आप खबर को लगातार पीएमओ कवर करते थे, कभी आपके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई कि वो हटाना चाहते हैं? चर्चा थी, लेकिन ऐसी चीज हॉर्सेस माउथ से आपको सुनने को मिल जाए ये लगभग असंभव ये वही होता जो है। आप कह रहे हैं कि जो जी। आसपास के जो जी। आप उसमें एक नाम आता है प्रमोद महाजन जी का। प्रमोद महाजन सबसे पावरफुल नेता थे वहाँ उस समय, और वही एक कारण है कि आप 2004 का जो चुनाव है वो थोड़ा जल्दी हमने देखा, और वो एक लॉस भी देखा। और कई बार ये सवाल, तब मैं ऑलरेडी मैं भी कवर कर रहा था, तो मैंने भी पूछा आके, कई लोगों से पूछा कि भाई जल्दी क्यों चुनाव करवा रहे हैं, और ऐसी क्या चीज़ है? तो क्या वाजपेयी जी से जो आपकी जब कभी मुलाकात हुई, तो वाजपेयी जी तैयार थे या सिर्फ पार्टी तैयार थी? मेरे हिसाब से वाजपेयी जी तैयार नहीं थे, और इस बात की तस्दीक ये बात करती है कि वो इस बात से बेहद निराश थे कि क्यों चुनाव पहले हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता था पता नहीं समय से पहले क्या हो जाए। और जब वाजपेयी जी से पूछा गया कि आपने समय से पहले चुनाव के लिए हामी क्यों भर दी, क्योंकि मेरे ख्याल से तब बीजेपी की एक नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी, उसमें इस बात पर चर्चा हुई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में चुनाव जीत चुकी थी। एक छत्तीसगढ़ था, एक मध्य प्रदेश था, और एक राजस्थान था। इन 3 राज्यों में वो बम्पर बहुमत के साथ चुनाव जीत चुकी थी। उनको ये लगा था देश उनके पक्ष में है। दूसरा फैक्टर चंद्रबाबू नायडू का था। चंद्रबाबू नायडू ये चाहते थे कि उनके राज्य में अगर चुनाव हो तो वो केंद्र के साथ हो जाए, ताकि जो फील गुड फैक्टर उस वक्त चल रहा था, आपने बड़ा सुना होगा ये शब्द, फील गुड फैक्टर, फील गुड, शाइनिंग इंडिया दोनों, फील गुड और शाइनिंग इंडिया दोनों, इसका फायदा उनको भी मिल जाए। तो ये दूसरा फैक्टर था। लेकिन अटल जी को ये लगता था कि अगर वो अपनी तरफ से ये कह देंगे कि चुनाव मत करवाइए या चुनाव रोक दीजिए, तो उनकी पार्टी को ये लगता कि देखिए अटल जी खुद चुनाव रुकवा रहे हैं, वो 6 महीने और सत्ता में रहना चाहते हैं, और उसके बाद अगर पार्टी हार जाए तो भी उनको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए मजबूरी में उन्होंने इस चुनाव की घोषणा की। मैंने एक बतौर पत्रकार आपने कवर किया इतने सालों तक, इतना ज़्यादा डीपली आपने कवर किया पीएमओ को भी, और 2004 के चुनाव को जब हम देखते हैं तो उस समय तमाम मीडिया, ऐसा कोई मीडिया में व्यक्ति नहीं थे जिनको मैं जानता हूं और जो कह रहे थे कि बीजेपी वापस नहीं आएगी। तमाम लोग यही कह रहे थे, तमाम मीडिया में सब लोग, वो साइनिंग इंडिया एंड फील गुड इतना सुपर तरीके से बिल्कुल ऊपर गए कि लोग ये यकीन करने लगे कि नहीं, वाजपेयी जी आएंगे ही आएंगे। लेकिन चुनाव में वो हार गए। आपका आकलन था सेम कि वाजपेयी जी आएंगे, या आपका आकलन अलग था उस समय? बिल्कुल नहीं, मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी था। मैं आपको बता दूं, मैं उस वक्त डीडी के अंदर काम किया करता था। मैं डीडी का हेड हुआ करता था। डीडी का जो न्यूज़ चैनल हुआ था वो मैंने ही लॉन्च किया था, और मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी था। तो मैं तो ये दुआ करता था कि किसी भी तरह से प्रार्थना करता था, किसी दुआ भी तरह करते से थे। लेकिन वाजपेयी आप एज ए जर्नलिस्ट, आपने जो, क्योंकि आप दूरदर्शन में थे और दूरदर्शन राष्ट्रीय नेशनल ब्रॉडकास्टर है, और सबसे अहम जगह पे आप बैठे हुए थे, सारी सूचनाएं आपके पास आती होंगी खबरों के रूप में, आपके अपनी ज़मीनी पकड़ रही। आपको लगता था कि ये चुनाव वाजपेयी जी जीत पाएंगे, या आपको था कि आप भी कंफर्म थे बाकी तमाम मीडिया के? नहीं, मैं भी कंफर्म था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ये चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि कोई इस तरह का इंडिकेशन ही नहीं था। लेकिन मुझे सबसे पहली बार ये तब लगा जब, मुझे याद है 13 तारीख को रिज़ल्ट आया था, 13 मई को रिज़ल्ट आया था नेशनल का, और 11 मई या 9 मई को रिज़ल्ट आया था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन था और उसके बाद नेशनल इलेक्शन था। आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन का जिस दिन रिज़ल्ट आया और मैंने जिस दिन उसकी पूरी एंकरिंग की, और चंद्रबाबू नायडू बुरी तरह से हार गए, सुपड़ा साफ हो गया चंद्रबाबू नायडू का, तो मैं निकल के अपने ऑफिस की तरफ आया और मैंने अपनी टीम को खड़े होकर बोला कि चलिए भाई बिस्तर बांध लीजिए, हम वापस जाने वाले हैं।
तो मुझे 2 दिन पहले जब चंद्रबाबू नायडू हारे उस दिन तो एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, एक इंट्यूशन भी था। लेकिन ये जानकारी कि अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार जाएंगे या इस तरह का कोई आकलन या इस तरह की कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से मेरे पास कतई नहीं थी। क्योंकि मुझे याद है हमने 2004 में, चूँकि मैं जिस चैनल के साथ था, हमने एक एग्जिट रिपोर्ट बनाई थी और उसमें हमारी जो फाइंडिंग्स थी उसमें यह था कि 60-65 के 60 प्लस माइनस 2 सीट लेफ़्ट को आने वाली है और कांग्रेस की सीटें बढ़ेगी, बीजेपी की सीटें घटेंगी और सरकार जो है वो तो जाहिर है कि लेफ़्ट के साथ बनेगा, साथ ही बीजेपी नहीं आ रही है। और इस रिपोर्ट को हमने भेजा कई मीडिया से, किसी ने नहीं छापा। 13 तारीख को परिणाम आए थे। 15 तारीख को आडवाणी जी ने अपने घर पे वो चाय पे सब पत्रकारों को आमंत्रित किया था, तो उन्होंने कहा था, हमने कहा था कि नहीं जैन टीवी ने ये किया था, बोलते नहीं किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एक किसी और ने शायद किया था, मुझे नहीं पता, एनडीटीवी ने किया था, किसी और ने किया था कि एनडीटीवी ने किया था। तो लेकिन बाकी तमाम मीडिया के तरफ से ये था। तो ये जो अटल जी जब 2004 में जो लॉस हुआ उसके बाद आप अटल जी से मिलने मिले? हाँ बिल्कुल मिला। क्या कहा उन्होंने? मैं तो उसके बाद वो मनाली चले गए थे। मनाली में काफ़ी दिन रहे थे क्योंकि वो अपना गर्मी की छुट्टी का एक हफ्ते या 2 हफ्ते वो मनाली में गुजारते थे। उनका पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सेटअप वहाँ पे लगता था। वो सत्ता से उतर गए थे, उसके बाद वो मनाली चले गए थे और मनाली में मैं गया था और उनसे मिला था, बिल्कुल बात हुई थी। लेकिन वो अपने जॉली मूड के अंदर थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि वो प्रधानमंत्री हैं या प्रधानमंत्री नहीं हैं। वो बिल्कुल कुछ कारण उन्होंने बताया कि किन कारण से उनको इस पे कभी चर्चा हुई? इस पे कभी कभी उनको, लेकिन ये नहीं था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हुई या सरकार किसी और की बनी, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा ना, वो अटल थे। जो सबसे ऐसी यादें जो आपको याद है कि जो बिल्कुल निजी तौर पे भी या एक पत्रकार के तौर पे अगर हम याद करना चाहें तो आप क्या याद करेंगे? मैं एक किस्सा याद करूंगा। दरअसल ये बात है, जब हम 3 देशों के टूर पे गए थे, हम लिस्बन होते हुए जमैका गए थे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो गए थे और मोरक्को गए थे। इस टूर पे मैं उनके साथ था। अब जिस संस्थान के लिए मैं काम कर रहा था उनकी डीडी के साथ किसी तरह की अनबन चल रही थी और हमारा प्रोग्राम उस वक्त डीडी में आता था। तो मुझे इस बात की जिम्मेदारी दी गई, हालांकि मैं बहुत जूनियर रिपोर्टर था, मुझे इस बात की जिम्मेदारी दी गई क्योंकि मैं अटल जी का थोड़ा मुँह लगा था कि मैं जाऊँ अटल जी से इस बारे के अंदर बात करूँ। तो मैं गया और हम उड़ रहे थे, मेरे ख्याल से हम लिस्बन से जमैका की तरफ जा रहे थे और प्लेन के ऊपर मैं उनके सूट के अंदर गया। उनका सूट पूरा प्रधानमंत्री का एक विशेष सूट होता है जिसके अंदर वो रहते हैं, उनका बेडरूम होता है, उनका वॉशरूम होता है, उनका ड्रेसिंग रूम होता है, बाकी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। तो वो अपने सोफ़े के अंदर आराम से बैठे हुए थे और डिनर शायद उन्होंने उस वक्त ख़त्म किया था। तो मैंने उनसे बोला, देखिए सर, हम तो हमेशा आपके साथ रहे हैं और हमने हमेशा जो है वो आपको बहुत अच्छी कवरेज दी है और आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं कितने साल से इस पार्टी को कवर कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 4 साल मुझे उस पार्टी को कवर करते हो गए थे और मुझे बहुत अच्छी तरह से वो जानते थे। फिर मैंने बोला, हमारा कार्यक्रम इतना अच्छा है, आपने एक बार बोला था कि मैं ये कार्यक्रम ना देखूँ तो मुझे खाना नहीं हजम होता। मैंने बोला, आपने ऐसी भी बात की थी, लेकिन अब ये कार्यक्रम अगर बंद हो जाएगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो कुछ नहीं बोले, वो तो खामोश रहे। 1-1.5 मिनट का उन्होंने अटल पॉज लिया और उसके बाद बोलते हैं, कार्यक्रम तो आपका अच्छा है पर राजनीति बहुत करता है। तो उन्होंने एक लाइन में हर वो बात कह दी जो वो कहना चाहते थे और उनको समझ पाएँ। अब उन्होंने ये भी कह दिया कि आपका कार्यक्रम अच्छा है, मान लिया उन्होंने बात। उन्होंने ये भी कर दिया कि आपका कार्यक्रम पॉलिटिक्स बड़ा करता है, राजनीति बड़ा करता है। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे खिलाफ भी बात करता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हमारे खिलाफ भी जो है हर तरह की स्टोरी करता है। तो ये एक हकीकत थी, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। जर्नलिज्म का तो यही हाल है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन उनका जो अंदाज़ बयां था वो इस तरीके का था कि उसके बाद मैं 1 सेकंड भी उनके सामने बैठ नहीं पाया। मैंने नमस्कार किया और मैं निकल के बाहर आ गया क्योंकि उसके बाद मैं निरुत्तर था, मेरे पास कोई शब्द नहीं थे उस बात की जवाब देने के लिए। उनसे मुझे याद है कई बार लोग पत्रकार वहाँ पे पार्लियामेंट में भी और अब भी सवाल करते थे, अटल जी अटल जी अटल जी। तो वो जब नहीं भी बोलना होता था
तो मुझे याद है जो सबसे अच्छी शैली मुझे लगती है उनकी, नहीं भी बोलना होता था तो वो रुक जाते थे और रुक के पीछे घूम के मुस्कुरा देते थे, फिर चले जाते थे। तो ये जो उनकी शैली थी वो बिल्कुल होता है ना, कोई चीज़ आपके मीडिया के बारे में उनका जो मीडिया से जो उनका रिलेशनशिप रहा, मीडिया के लोगों से, कई लोगों को मैं जानता हूँ जो उनके पास जाते थे, अक्सर मिलते थे और बहुत ही कुछ भी हो, मतलब उनका रहता था कि अच्छा हम पता कर लेंगे, पता तो चल जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पता। तो वो मीडिया के लोगों से अक्सर मिलते थे। मीडिया और अटल जी का जो संबंध था उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा था, लेकिन वो मज़े भी बहुत लेते थे। वो हर आदमी की रख रख से वाकिफ़ थे, वो खूब अच्छे मज़े लेते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक बहुत बड़े संपादक थे, वो उनके पास गए और संपादक जी ने उनसे कहा कि सर देखिए, उन्होंने ऐसे एक कागज़ थमाया, उस कागज़ में एक पूरी लिस्ट थी। बोले सर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग करनी है। तो अटल जी ने उसको ध्यान से पढ़ा, पूरा कागज़ पढ़ा उन्होंने, 2-3 पेज थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर उसके बाद बोलते हैं उनसे, थोड़ी देर अटल पॉज लेते हैं और फिर खड़े होकर बोलते हैं, कुछ मेरे लिए भी छोड़ देते। तो आप सोचिए, एक लाइन उन्होंने पूरी बात कह दी। और उसके बाद उन संपादक महोदय का क्या हुआ वो सब लोग वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो दूसरी बार उनसे वो बात नहीं कर पाए। तो ये एक हकीकत थी, वो अटल जी का स्टाइल था। अटल जी राजनेता तो थे ही, निजी तौर से एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व भी थे। पार्टी के बाहर, पार्टी के अंदर, देश के बाहर, देश के भीतर, हर जगह उनकी एक छवि ऐसी रही कि लोग उनको बड़ा डीपर, पीपल हु रिमेंबर हिम रिमेंबर विद वेरी डीप रिस्पेक्ट। एक कमाल का उनके लिए लोगों में श्रद्धा होती है, सम्मान होता है, और ये अनपैरेलल है भारतीय राजनीति में। मुझे लगता है कि इवन लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु रिस्पेक्ट नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड मेनी अदर पीपल एज अ प्राइम मिनिस्टर। बट मुझे लगता है कि एक चीज़ जो है वो अटल जी की है कि नोबडी, नेहरू को क्रिटिसाइज़ करने भी वाले बहुत मिल जाएंगे, बट अटल जी को क्रिटिसाइज़ करने वाले मुझे यदा कदा मिले हैं। वो भी पॉलिटिकल लाइन पे तो करते थे, पर्सनल उस पर नहीं करते थे। इस चीज़ के पीछे क्या कारण आप देखते हैं? आज अगर अटल जी को हम याद कर रहे हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि व्हाई दिस जेंटलमैन, सच अ टॉलेस्ट पर्सन, इस तरह की पर्सनालिटी, इस तरह का व्यक्तित्व का निर्माण करना उस समाज में, जिस समाज में कि इतना ज़्यादा राजनीतिक रूप से लोग एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं, और ऐसा कोई दूसरा अटल आज के दिन में हम क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों नहीं कोई दूसरा अटल हो पा रहा है? मेरे ख्याल से सर ऐसा लगता है कि हम जिस कॉन्टेम्प्रेरी समाज के अंदर रहते हैं, आप अटल जी का कार्यकाल याद कर लीजिए। अटल जी के कार्यकाल में भी उनके ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगे। मतलब एलिगेशन से मैं ये कहूँगा कि भाई आपके टाइम पे कैसा हो गया, आपके टाइम पे ये कैसे हो गया, आपके टाइम पे ये कैसे हो गया, इस तरह के एलिगेशंस लगे। लेकिन जब समय बीतता जाता है ना सर, तो हमारे दिमाग में व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है बढ़ती जाती है। तो अटल जी के साथ भी ऐसा हुआ। अटल जी भी क्रिटिसाइज हुए, अटल जी की भी आलोचना हुई, अटल जी ने भी कई तरह की ऐसी चीज़ों के बारे में जवाब दिया जिनके बारे में उनका जवाब देना बनता ही नहीं था। जैसे आपको याद होगा, एक बार उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल इस देश को खरीद नहीं सकता। वो उन्होंने आरएसएस के लिए कहा था, आरएसएस के लिए उन्होंने वो बात कही थी। लेकिन इस तरीके से उनकी आलोचना भी हुई, उनकी समालोचना भी हुई, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अटल जी जो हैं वो अपने किरदार में बिल्कुल खड़े रहे, डटे रहे। उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी सर कि उनके ऊपर इस तरह का कोई आरोप चस्पा नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से ये उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बेसिक पहलू था। आपने जो सवाल पूछा उसका एक सीधा और छोटा सा जवाब ये है कि अटल जी औरों से बिल्कुल अलग थे। उनके काम करने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उनका बात करने का लहजा, उनकी बाकी चीज़ें वो औरों से इतने अलग थी कि वो भीड़ में बिल्कुल अलग हो जाते थे। तो भीड़ में उनकी एक बिल्कुल अलग आइडेंटिटी बनती थी। इसीलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता है, सोनिया गांधी कभी लालकृष्ण आडवाणी से बात नहीं कर पाती थी। मेरे ख्याल से आज तक सोनिया गांधी और लालकृष्ण आडवाणी की कभी फ़ोन पे या व्यक्तिगत तौर पे कभी बात नहीं हुई होगी, लेकिन उतनी ही कंफर्टेबल थी वो अटल बिहारी वाजपेयी से बात कर लेती थी। तो ये तो सर हर आदमी का पर्सोना और पर्सनैलिटी होता है, और मेरे ख्याल से अटल जी उनमें बिल्कुल जुदा थे। इज इट बिकॉज ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन? क्योंकि देखिए, जिसका दिल बहुत बड़ा होगा
वही ये चीज़ है कि अपने घोर विरोधियों को भी ये मदद करेगा, या उनके घोर विरोधी भी उनको समय जब आए इस तरह का तो फ़ोन कर लेगा कि नहीं, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है, आप प्रधानमंत्री हैं या आप बीजेपी के नेता हैं, मुझे आपकी मदद। ये इसके लिए जो हृदय होना चाहिए, वो विशाल हृदय की बहुत आवश्यकता होती है। तो क्या वो एक चीज़ आपने अपने, क्योंकि जिस तरह का जब वो जिंदा थे तब भी, जब वो राजनीति मतलब घोर विरोधी कांग्रेस पार्टी उनकी रही, लेकिन निजी तौर से मुझे लगता है एक आध लोग कुछ लोगों ने किया हो, लेकिन एज ए पार्टी भी हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी के भी वरिष्ठ नेताओं से कई बार उनके पॉलिसी को वो लोग करते थे, लेकिन निजी तौर से अटल जी को सम्मान करते थे। मैंने सोमनाथ चटर्जी को मैं जानता हूँ, वो कहते थे जब वो स्पीकर थे, मैं पीएससी में तब मेंबर था वहाँ पे प्रेस एडवाइजरी कमेटी, तब भी मैंने सुना उनको, उनके हाउ डीप मतलब ही हैड अ रिस्पेक्ट फॉर वाजपेयी जी, जबकि सरकार नहीं थे तब भी। तो ये जो चीज़ें थी, इवन एक हमारे मित्र थे, सीपीआई के नेता थे अतुल अंजान, वो कहते, वो वैसे पॉलिसी पे बहुत हमला करते थे, लगातार हमलावर थे, लेकिन जब कम्युनिस्ट जो है वो भी मतलब हार्ड एंड कम्युनिस्ट लीडर्स जो है, वाजपेयी जी के प्रति जो उनकी जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी। तो कुछ तो ऐसी चीज़ें रही होंगी उनमें। देखिए बहुत नेहरू जी का जो था कि ये कभी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो बन तो गए वो, और उनको तो कई कारण होंगे। कुछ एक जैसे मुझे लगता है कि उनका व्यक्तित्व में आकर्षण वो था, अट्रैक्शन था वो। आपने जो सबसे सही बात कही सर, वो बड़े दिल के इंसान थे। तो उनका दिल बहुत बड़ा था, उसमें हर कोई समाहित हो जाता था, और ये उनकी बहुत बड़ी खूबी थी कि वो हर को उसी तरह से एकोमोडेट कर लेते थे, उस तरह से एडजस्ट कर लेते थे। और मेरे ख्याल से यही उनकी व्यक्तिगत जो सबसे बड़ी खासियत थी, जिसने उनको औरों से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया। मन आखिरी, चूँकि समय भी चलते जाएंगे क्योंकि वाजपेयी जी है, उनके कई किस्से हैं जिनके, एक बार मुझे याद है कि एक मैगजीन ने उनके ऊपर काफ़ी कुछ छापा, जो उनके निजी जो उनके जीवन थे उसको लेके छापा। और निजी जीवन उनका हमेशा से, उनकी खास करके शादी नहीं किए हुए थे, कई अफेयर्स के बारे में चर्चा हुई, कई उनकी जो वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन मीट मछली के, मैंने सुना नॉन वेजिटेरियन फूड के बहुत ही शौकीन थे वो। अच्छा, और निजी रूप से जो है उनका जीवन जो है एक अलग रहता था, और वो उसमें बहुत सारे लोग शामिल भी होते थे उनके जीवन के इस पक्ष में। और दूसरी तरफ उनका था कि जो कवि साहित्य के प्रति जो उनका प्रेम था, म्यूज़िक या सिनेमा, वो भी उसमें भी रुचि रखते थे। मतलब बहुआयामी जिसे कहते हैं व्यक्तित्व रेयर होता है पॉलिटिकल फील्ड में। बहुत चंद्रशेखर जी भी थे, या वीपी सिंह, या नरसिम्हा राव, या राजीव गांधी, या जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों जिनको हम जानते हैं, लेकिन वो अटल अलग थे। आपको अगर अलग अलग पॉइंट्स बनाने हो, अटल अलग क्यों थे, तो क्या क्या पॉइंट्स आप बनाएंगे उसमें? सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा सर कि वो हर की बात सुनते थे, और हर को एडजस्ट करने की और हर को एकोमोडेट करने की ताकत रखते थे। दूसरा पॉइंट ये था कि उनका हृदय बहुत विशाल था, और उस विशाल हृदय के साथ जो है वो कई ऐसी चीज़ें कर जाते थे जो दूसरे लोग कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तीसरी जो उनकी सबसे बड़ी बात थी सर, उनका जो सबसे बड़ा पक्ष था वो ये था कि उनकी लेखनी बहुत शानदार थी, और उस लेखनी के बल पे उन्होंने दुनिया को बहुत अच्छी तरह जीता था। चौथा उनका पक्ष था कि जो लेखनी के बाद जो है उनकी जो वक्तव्य कला थी वो इतनी शानदार थी कि लोगों को वो बिल्कुल मंत्रमुग्ध कर देती थी। और पांचवा, वो अजात शत्रु थे, वो राजनीति के अंदर शत्रु नहीं बनाते थे, और किसी भी तरह की परिस्थिति में किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए व्यक्तिगत तौर पे कोई ओछी हरकत नहीं करते थे। मेरे ख्याल से ये उनकी राजनीति का सबसे बड़ा और विशाल पक्ष था, जिसको मैं आज की तारीख में याद करता हूँ। मुझे लगता है कई चीज़ों के बारे में देश को उन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाया। आज जो हम देश में सड़कों का जो खास करके जो शुरुआत की उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर की शुरुआत हुई, खंडूड़ी साहब थे, फिर राजनाथ सिंह भी थे, कई लोग थे उसमें। और इतना ही नहीं, जो आज टेलीफोन, जो आईटी, तो राजीव गांधी के लोग कहते हैं, लेकिन जो टेलीफोनी जो है, मोबाइल टेलीफोनी, और जो इंटरनेट के नए तरह से जो उन्होंने एक भारत को जिस रोड मैप जो एक कहते हैं उसकी शुरुआत की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, इंफॉर्मेशन आईटी के लिए, खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, मोबाइल इसके लिए। और
एक एक तरह से उन्होंने कई ऐसी चीज़ें, और भी मैं नाम लेते जाएंगे तो एक एक चीज़ उनका रहा कि वो भांफ नहीं पाए 2004 को, या वो उन्होंने कहा कि जो एक लार्जर नहीं, व्यू भाप गए थे, वो एक लार्जर व्यू के साथ गए, जो उनकी पार्टी चाहती थी कि चुनाव लड़ लिया जाए, वो भाप गए थे। उनको कतई कॉन्फिडेंस इस बात का नहीं था आखिरी फेज के चुनाव के बाद कि वो जीतने वाले हैं, वो 100% तय थे कि वो हारने वाले हैं। संघ और मैंने जो जहाँ पे जिस परिवार में थे, जिसके बारे में उनके ऊपर कहा जाता था कि जगह गलत है, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, तो संघ के साथ जो उनका रहा आखिरी जो समय रहा, उस समय जो है वो आपको क्या लगा संघ और वाजपेयी जी के बीच में? देश तो उनको प्यार करता है, आज भी प्यार करता है, और सबसे कद्दावर देश के नेता हैं, मतलब नहीं है लेकिन उनको लोग उसी तरह से मानते हैं। संघ और वाजपेयी जी के बारे में क्या है, आप कहाँ पे थे? दोनों में समन्वय था, दोनों को में एक समय आया जब दोनों में समन्वय नहीं, मतलब वो चीज़ सामंजस्य जो था वो नहीं दिखा, या आपको लगता है कि वो व्यक्ति, वो निजी एक आध लोग थे, लार्जर विचार लेवल पे वाजपेयी जी में कभी कोई बदलाव नहीं आया? देखिए सर, पार्टी के तौर पर देखा जाए तो लार्जर विचार लेवल पे पार्टी की तरफ से अटल जी की राय में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं था, लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि संघ से और ख़ासतौर से बीएमएस, भारतीय मजदूर संगठन, बीएमएस से उनके और सुदर्शन जी से उनके रिश्ते बहुत सामान्य कई दिनों तक नहीं रहे। लेकिन बाद में आपको पता है ना कि घर परिवार में क्या होता है, घर परिवार में जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है, वयोवृद्ध हो जाता है, तो उसका सम्मान उसी तरह से बना रहता है। जाते जाते वाजपेयी जी का आज की तारीख में हर संघ का नेता उतना ही सम्मान करता है जितना इस देश का आवाम भी। चलिए, और भी कई चीज़ें हैं, आप इसको कैसे याद करेंगे? आप इसको अगर आज समराइज़ करना चाहते हैं, फिर कभी मौका मिलेगा तो बहुत सारे सवाल आज भी हैं, मन में भी है, बहुत सारी बातें भी हैं, लेकिन अभी तो आप फिलहाल, मुझे लगता है इस कार्यक्रम को यहाँ पे विराम देना आपने चाहिए। तो मेरा इंटरव्यू ले लिया सर। नहीं, मुझे तो लगा कि बहुत, चूंकि आपने बहुत क्लोज से देखा, इंटरव्यू नहीं, मुझे लगा जितना क्लोजर आपने पीएमओ को खबर, आपने 3 दर्जन से ज़्यादा विदेश ट्रिप पे उनके साथ गए, तो मुझे लगता है कि यू विल ऑलवेज हैव अ बेटर व्यू व्हेन यू आर एट अ क्लोजर एंड। हमने एक संस्थान के तौर पे उनको प्री प्राइम मिनिस्टर से, जहाँ पे मैं था जैन टीवी में, तो जैन स्टूडियो का जब निर्माण हुआ था तो मुझे एक किस्सा डॉक्टर जैन ने सुनाया था, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो चैनल शुरू हो रहा, मैंने स्टूडियो था, चैनल नहीं, तो उन्होंने कहा आके, जब उन्होंने स्टूडियो की शुरुआत कर रही थी, चैनल नहीं था, उन्होंने आके राजमाता जी को कहा था कि हम अपना दूरदर्शन बना रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, ये हमारी बातों को दिखाते नहीं है। और तो उस संस्थान में कई बार डॉक्टर जैन के साथ या आडवाणी जी के साथ उनको देखने का या सुनने का या समझने का या रिकॉर्ड करने का, तब टेलीविज़न चैनल नहीं था, एज ए स्टूडियो बहुत सारे, जैसे 25 सितंबर 1990 के जो सोमनाथ से जो पूजा पाठ और फिर जो वहाँ से चीज़ें हुई थी, उनको भी और वाजपेयी जी को भी सुनने का, समझने का मौका मिला था। लेकिन जो आपका इंटरेक्शन एज ए जर्नलिस्ट रहा, वो खास करके एज ए पार्टी, एज ए प्राइम मिनिस्टर, वो काफ़ी डीपर था, तो आपके पास ज़्यादा स्टोरीज है। नहीं सर, आपके पास भी बहुत स्टोरी है, ऐसा नहीं कि आप, मेरे पास ज़्यादा स्टोरी है, आपके पास भी बहुत स्टोरी है। तो कोई ऐसा किस्सा सुनाइए सर, जब आप व्यक्तिगत तौर पे आप उनसे मिले हो और अभिभूत हो गए हो। मैंने बोला ना कि वो मुझे सबसे, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब उन्होंने कहा, जब मैंने कहा मैं मधेपुरा से बोलता, अच्छा वो तो बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो वो एक चीज़ उनके थी। दूसरी चीज़ जो मुझे याद है कि एक ऐसे इंसान है, जब मुझे याद है वो कहीं पे, तब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ही, ये 96 के चुनाव की शायद बात है, वो लेके गए थे यहाँ पे, पूरी एक टीम गई थी, लोग पहले गए थे, तो हम लोग रुके हुए थे लखनऊ में, तो उनका कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, उसके बाद खाने पीने का था, तो हम लोग घूम रहे थे, सब कुछ, सब जितने बाइट वाइट लेने होते हैं वो ले रहे थे। तो जब वो खाने की बारे बोले, उन्होंने देख लिया, फिर वो आते हैं, उधर से जा रहे होते हैं, रुक जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई अब हो गया, खाना खा लो, अभी तक भूख नहीं लगी है। तो ये जो उनका पर्सनल जो होता था, जाते जाते टहलते टहलते, वो नहीं होता है टच करके जाना कि आपके बारे में कोई आदमी केयर करता है, तो वो अद्भुत उनमें था कि ही ऑलवेज यूज टू हैव दिस पर्सनल टच, जो मतलब उसमें रुक के, चलते हुए रुक के, वो एक उनमें वो चीज़ें थी कि, और वो डिटेल जितना रखते थे,
वो उन किसी भी चीज़ों के बारे में जो उनका ज्ञान था वो अद्भुत था। जब भी आप उनसे मिले मुझे लगता था कुछ मिल रहा है। देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, लेने के लिए उनके पास हमेशा रहता था। लेकिन जो सबसे मुश्किल होता था, अगर वो आपको कोई बात नहीं कहना चाहते हैं बिल्कुल नहीं कह सकते। तो फिर आप उनसे वो बात नहीं निकाल सकते हैं। कितना भी सवाल, कैसे भी सवाल आप घुमा लीजिए, वो मुस्कुरा देते थे, चुप हो जाते थे और विराम भी दे देते थे। खाली मैंने पॉज नहीं रहता था, कई बार वो विराम चुप हो जाते थे। कुछ ऐसे सवाल आए, उनसे पूछा तो वो बिल्कुल चुप हो गए, और चुप हो गए, थोड़ी देर आप खड़े रहे, फिर चले गए। ये भी रहा। तो मुझे लगता है अद्भुत बहुत सारी चीज़ें हैं सर, एक नहीं, मतलब सैकड़ों। कभी समय मिलेगा तो ज़रूर छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज एक राजनेता के रूप में उनकी राजनीति को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अटल का जो अटल फॉर्मेशन जो है इंडिया में होते रहना चाहिए, बहुत आवश्यकता है, खास करके भारतीय राजनीति को। और सर एनडीए जो आज चल रहा है वो भी उन्हीं की देन थी। हाँ, एनडीए का निर्माण जो नींव रखा, हालांकि बहुत सारे उसमें से ममता बनर्जी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो फॉर्मेशन जो है तो वो अटल फॉर्मेशन जिसको मैं कहता हूँ वो होते रहना चाहिए, वो बेहद आवश्यक है। और अटल जैसे लोग जो हैं राजनीति में रहें, उनके जैसे लोग राजनीति में आए, और नहीं तो कम से कम सीख के उस राजनीति को करें, तो मुझे लगता है देश के लिए और राजनीति के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा सर, बहुत अच्छी बात है। आज अगर अटल जी होते तो 100 साल के होते, 100 साल के अटल जी। लेकिन आज भी अटल जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ उसी तरह से अटल हैं जैसा उनका नाम था।